आज है 12 सितंबर 2020। भारत ने किस देश के साथ सामग्री और सेवाओं के आपसी प्रावधान पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है जापान। भारत और जापान ने टेलीफोन पर अपनी वार्षिक शिखर बैठक आयोजित की, जैसा कि दिल्ली और टोक्यो ने भारतीय सशस्त्र बल और जापानी आत्मरक्षा बल के बीच सामग्री और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान पर बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की? वो है थाईलैंड। तो थाईलैंड ने WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र की मेजबानी की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के 73वें स्तर की मेजबानी थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनुतिन चरणाविरकुल की अध्यक्षता में की गई थी। भारत की तरफ से इस बैठक सत्र का प्रतिनिधित्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। फिर हम आते हैं वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक थी 105वां। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक में हमारे भारत की रैंक 105 थी। पिछले साल हमारे भारत की रैंक 79 थी, लेकिन इस साल घटकर 105 हो गई है। तो इसका मतलब हम लोग काफ़ी पीछे स्थान पे आ गए हैं। फिर हाल ही में लॉन्च की गई फाइबर स्टार गांव योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य डाक योजनाओं का 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य खासकर आंतरिक गांव में सार्वजनिक जागरूकता और डाक उत्पादों और सेवाओं की पहुंच में अंतर को कम करना है। तो उपयुक्त कथन में ये सभी सही है। तो मैं इसके बारे में कुछ और जानकारियाँ आपको दे देता हूँ कि इसका फाइबर स्टार ग्राम योजना के तहत शामिल योजनाएं कुछ और है। तो ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना भी फाइबर स्टार ग्राम योजना के अंतर्गत आते हैं। सुकन्या समृद्धि खाते यानी PPF खाते, ये भी साइबर स्टार ग्राम क्षेत्र के आते हैं। बचत बैंक खाते, आवर्ती जमा खाते, NSC KVP प्रमाण पत्र, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और पोस्टल जीवन बीमा पॉलिसी, ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी, वित्त पोषित डाकघर बचत खाता, भारत डाक भुगतान बैंक खातों से जो ये समिति जुड़ी हुई है, फाइबर स्टार ग्राम योजना। फिर हम आते हैं कि हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये मत्स्य क्षेत्र से संबंधित है। तो इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 साल की अवधि के दौरान सभी राज्यों, संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य है कि 2024-25 तक मछली उत्पादन अतिरिक्त 70 लाख टन बढ़ाना है। तो ये मत्स्य किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय बैंकिंग संघ ने ईज
2.0 सूचकांक में किस बैंक को सबसे शीर्ष स्थान पर रखा है? उन्होंने रखा है बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा को पहले स्थान पर रखा गया है। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये ईज बैंकिंग सुरक्षा सूचकांक ये जो होता है ये वित्त मंत्रालय द्वारा कमीशन होता है। तो यहाँ यह एक ढांचा है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बनाने और उन्हें जिम्मेदार बैंकिंग, क्रेडिट, अपटेक, डिजिटलीकरण और वित्त समावेश जैसे मैट्रिक पर रैंक देने के लिए अपनाया गया है। किस राज्य ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई? तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने क्या किया न, भारत की पहली किसान रेल को उसने हरी झंडी दिखाई है। तो दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए हरी झंडी दिखाई गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली और अमरावती से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। किसान रेल के बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो यह दूर के स्थानों तक कृषि उपज के त्वरित परिवहन में मदद करने के लिए शुरू की गई है। इसे किसान आय को दुगना करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर चालू किया गया है। इससे कृषि निर्यात बढ़ने में भी मदद मिलेगी। पहला शैक्षणिक संस्थान को हमलों से बचाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 कब मनाया गया? वो 9 सितंबर को यह मनाया गया। एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन EAA और उसके वैश्विक साझेदारी यूनेस्को और यूनिसेफ ने 9 सितंबर 2020 को पहली बार शैक्षणिक संस्थानों को हमलों से बचाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया है। प्रमुख बिंदु इसमें इस प्रकार है। इसकी दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सर्वसम्मत निर्णय द्वारा की गई है, जिसमें संसद से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनेस्को और यूनिसेफ का आह्वान किया गया है। तो इसका विषय कुछ इस प्रकार है, प्रोजेक्ट एजुकेशन सेव जनरेशन। तो पृष्ठभूमि यह है कि 2015 से 2019 के बीच 36 से अधिक देशों में शिक्षा पर 11,000 से अधिक हमले हुए हैं। फिर हम आते हैं हाल ही में लॉन्च किए गए आत्मनिर्भर भारत ARISE अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस के पहल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है MSME और स्टार्टअप को सहायता प्रदान करना। हाल ही में शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत ANIC के पहल का उद्देश्य भारतीय MSME और स्टार्टअप में अनुसंधान और नवाचार को लागू करना है। यह पहल इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नवाचारों को पहचानने और बढ़ावा देने में मदद करेगी। फिर हम आते हैं आज के आखिरी सवाल पर। किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला एकीकृत एयर एम्बुलेंस लॉन्च किया है? और वो है
इसका जवाब है कर्नाटक। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने भारत की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस शुरू की। तो एयर एम्बुलेंस फॉर इंटरनेशनल क्रिटिकल एयर ट्रांसफ़र टीम ICATT बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट से एविएशन टेक्नोलॉजी फर्म के सहयोग से सेवाएं चलाएंगे। तो यह है पहला एकीकृत एयर एम्बुलेंस लॉन्च किया गया है। तो ये आज के 10 सवाल थे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।